इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और सबसे पहले वक्त है आज की उन बड़ी खबरों पर नजर डालने का जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। कोरोना फ्रंट पर राहत की खबर भी है। वायरस की रफ्तार कल के मुकाबले आज स्लो रिकॉर्ड हुई है। कोरोना इमरजेंसी के बीच आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त भी जारी करेंगे। बिहार और यूपी में गंगा नदी में बहते शवों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने साल के आखिर तक सबके वैक्सीनेशन का प्लान तैयार कर लिया है और आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ असम का दौरा करेंगे। कोरोना संकट के बीच एक ऐसी खबर आई है जो महामारी से डरे लोगों को एक बड़ी राहत दे सकती है। खबर अमेरिका की है, लेकिन अगर हम भी कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें तो ये दिन भारत में भी दूर नहीं। अमेरिका में उन लोगों को मास्क पहनने से छूट मिल गई है जिन्होंने वैक्सीनेशन का डोज पूरा कर लिया हो। ऐसे लोगों को 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से भी छूट मिल गई है। अमेरिका की डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो अब बिना मास्क के भी रह सकते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर राज्य सरकार या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मास्क को लेकर कोई अनिवार्य नियम बनाया हो तो वहां रहने वाले लोगों को इसका पालन जरूर करना होगा। यानी अगर कहीं दफ्तर, बाजार या मॉल में मास्क पहनने के लिए अनिवार्य तौर पर कहा जाता है तो लोग वहां मास्क पहनना उन्हें पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। विजयलक्ष्मी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता विजयलक्ष्मी। हालांकि ये फैसला अमेरिका का है, लेकिन भारत के लिए भी एक उम्मीद की किरण जरूर है कि अगर कड़ाई से पालन किया जाए हर नियम का और वैक्सीनेशन के डोजेस जल्द सबके पूरे हो जाए तो फिर मास्क मुक्त जिंदगी दूर नहीं। बिल्कुल ज्योति, मास्क मुक्त जिंदगी जो है वो ज्यादा दूर नहीं है अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम पूरी तरह से फॉलो करें और उसके अलावा मास्क जो है वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें। अभी जैसे अमेरिका के डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो लोगों ने वैक्सीन के पूरे डोजेस ले लिए हैं वो बिना मास्क के रह सकते हैं। हालांकि साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी राज्य में मास्क पहनने का नियम अनिवार्य है या किसी संस्था में मास्क पहनने का नियम अनिवार्य है तो वहां पर ऐसे लोगों को जरूर मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपका पूरा डोज हो गया है तो अमेरिका की बाकी जगहों पर जहां पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है वहां पर आप बिना मास्क के रह सकते हैं। इस तरह की गाइडलाइंस जो है अमेरिका के डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ने जारी की है। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, और अमेरिका के उन लोगों ने जिन्होंने वैक्सीनेशन की डोजेस कंप्लीट कर ली हैं आज राहत की सांस जरूर ली होगी क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स में बदलाव कर दिया गया है। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। अमेरिका में वैक्सीन लेने वालों के लिए राहत की खबर आई है तो भारत में भी किसानों को आज बड़ी राहत मिलने वाली है। कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे किसानों को बड़ी सौगात देंगे। आज किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी की जाएगी। देश भर के किसानों को ये लाभ पहले से मिलता आ रहा है, लेकिन इस बार खास बात यह कि पहली बार बंगाल के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिलेगा। इस स्कीम के तहत 9.5 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत भी करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए की 3 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हर साल पहली किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी किश्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच और तीसरी किश्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में जारी होती है। ये पैसे सीधे किसानों के खाते में ही ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना के तहत किसान परिवारों को अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि दी जा चुकी है। अब तक 7 किश्तें किसानों के खातों में डाली जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू की थी। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे देवेंद्र का। देवेंद्र, हालांकि ये पहली बार नहीं है, आज 8वीं किश्त जारी की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए तो आज डबल खुशी का दिन जरूर हो सकता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और आप देखें तो चुनाव के समय में ये बड़ा मसला था और पश्चिम बंगाल की सरकार अब तक इस बात की अनुमति नहीं दे रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है वो किसानों, बंगाल के किसानों को भी दी जाए। पश्चिम बंगाल सरकार का ये कहना होता था कि ये पैसे राज्य सरकार को दिए जाए और राज्य सरकार उन किसानों को देगी, जबकि केंद्र सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से डीबीटी के मार्फत सीधे किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो उस स्थिति में अब जबकि इस बार फिर से मई के पहले सप्ताह में ही केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह खत लिखा, मुख्यमंत्री को खत
खत लिखा, उसके अगले दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खत का जवाब देकर इस बात की अनुमति दे दी है। तकरीबन रफली अगर बात करें तो 21 से 22 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए बंगाल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन उसमें तकनीकी प्रक्रिया ये होती है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें राज्य सरकार उन्हें सर्टिफाई करना होता है, और जिनका अकाउंट सर्टिफाई होता है केंद्र सरकार उन्हीं अकाउंट में पैसे देती है। तो ऐसी स्थिति में इस बार आज की जो धनराशि है वो तकरीबन रफली अगर बात करें तो 9 लाख के आसपास किसान ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार ने सर्टिफाई किया है। तो ये अभी उन्हीं के खाते में पैसे जाएंगे, बाकी किसानों के खाते में पैसे तब जाएंगे जब राज्य सरकार भी उन्हें सत्यापित कर देगी। तो ये एक तकनीकी चीज है, लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए भी एक खुशखबरी कि आखिरकार उन्हें किसान सम्मान निधि मिलेगी, जो कि एक बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के किसानों को आज डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत इस राशि का फायदा मिल पाएगा। देवेंद्र बने रहेगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर पर अपडेट्स लेंगे। किसानों को आर्थिक सौगात के साथ साथ सरकार ने कोरोना संकट के समाधान के लिए भी बहुत बड़े प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्लान के मुताबिक इस साल के अंत तक देश के हर शख्स को टीका लग जाएगा। फैसिलिटीज को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि 2.5 महीने के अंदर हमारे देश में वैक्सीन का फुल स्केल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। भारत में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ डोज अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विदेशों से वैक्सीन खरीदने का भी इंतजाम किया गया है। सबसे पहले रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले हफ्ते से लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी और 2.5 महीने बाद जुलाई से हमारे देश में स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन पर सरकार का पूरा प्लान क्या है, अब आप वो भी समझिए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगस्त के बाद देश में कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन फुल स्केल पर होने वाला है। नीति आयोग के मुताबिक अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में कोरोना वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी और इसमें से ज्यादातर वैक्सीन का प्रोडक्शन अपने देश में ही होगा। अगस्त से दिसंबर तक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज मिलेंगी और इसी तरह बायो ई वैक्सीन की 21 करोड़ डोज, नोवावैक्स वैक्सीन की 20 करोड़ डोज, रूस में डेवलप स्पुतनिक वैक्सीन की 15 करोड़ डोज भारत में उपलब्ध होगी। इसके अलावा जाइडस वैक्सीन की 5 करोड़ डोज, तो जिनोवा वैक्सीन के 6 करोड़ डोज भी मिलने वाले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआती 3 महीने तक देश में 300 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेज भारत में निर्मित होंगे। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 months will be made in India, for India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन will be available for all as we move forward. And I can assure you that if I extend this estimate to early first quarter, this number is 3 billion, possibly 3 billion doses. सुना आपने, 3 बिलियन डोजेस का हिसाब दिया गया है। हमारे यहाँ 17 करोड़ वैक्सीन सबसे कम वक्त में भी लेकिन लगा दिया गया है। सिर्फ मई के महीने की बात करें तो मई में अब तक 3 करोड़ 68 लाख वैक्सीन राज्यों को मिल चुकी है, जबकि 3 करोड़ 62 लाख वैक्सीन अभी मिलने वाली है। यानी मई में देशवासियों के लिए 7 करोड़ 30 लाख वैक्सीन दी जाएंगी। मई के महीने के लिए फ्री डोजेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट्स एंड यूटीज 1.65 crore. Factual. So I'll just read the facts. Free doses in the pipeline to be supplied by Government of India to states and UTs 2.35 crore. Doses directly procured by states and UTs 1.23 crore. Doses directly procured by states and UTs but currently in pipeline 1.27 crore. Doses directly procured by private hospitals 0.80 crore, 80 lakh doses. And for therefore putting it all together in the month of May 7.30 crore doses are available for the vaccination program. देवेंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। देवेंद्र, नीति आयोग ने ये जो डेटा हमारे सामने रखा है, देश में आधे से ज्यादा राज्यों के सामने एक ही समस्या है इस वक्त, वो है वैक्सीन की कमी और वैक्सीन की कमी। लेकिन इन आंकड़ों को देखें, 3 बिलियन यानी कि सफिशिएंट नहीं, जरूरत से भी ज्यादा वैक्सीन जल्दी भारत को मिल सकता है।
या निश्चित तौर पर अगले कुछ महीनों में, लेकिन क्योंकि अभी जो शॉर्टेज आप देख रही है वो अभी के हालात में वो शॉर्टेज है, लेकिन अगले कुछ महीनों की अगर बात करें तो उसके बाद से जाहिर तौर पे जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से वैक्सीनेशन की कोई समस्या नहीं रह जाएगी देश में। और केंद्र सरकार का पूरा फोकस भी है, क्योंकि सबको पता है कि अगर कोरोना से बचना है तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा मंत्र है। और उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को जोर देते रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किया जाए। और आप देखें तभी नंबर के हिसाब से बात करें तो दुनिया में तीसरे नंबर पे भारत है वैक्सीनेशन के मामले में। लगभग 18 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, लेकिन क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है तो वहां पे एक बड़ा चैलेंज रहा है जाहिर तौर पे सरकार के सामने। और अब उसके लिए आगे का जो प्लान है उसमें दिख रहा है कि अगले 6 से 7 महीने के भीतर कम से कम वैक्सीनेशन को लेकर देश की लगभग पूरी आबादी का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। बहुत वॉर लेवल पे इस काम को किया जा रहा है जी। अभी के जैसे हालात हैं देवेंद्र, 6 से 7 महीने का भी अगर लोग इंतजार कर लेते हैं तो वो वक्त दूर नहीं जब भारत में हर शख्स वैक्सीनेटेड होगा और जल्द ही शायद हमारे यहाँ भी कोविड प्रोटोकॉल्स में फिर अमेरिका जैसी छूट देखने को मिल सके। शुक्रिया देवेंद्र फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इधर रूस में डेवलप स्पुतनिक वैक्सीन अगले हफ्ते भारत में भी लगना शुरू हो जाएगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खेप भारत आ गई है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल ने बताया कि भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन जुलाई से शुरू भी हो जाएगा। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज किया जाएगा। रूस में इस वैक्सीन को पिछले साल अगस्त से में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई थी। भारत ने 12 अप्रैल को इसके यूज की मंजूरी दी। स्पुतनिक वैक्सीन के 92% तक असरदार रहने का दावा किया गया है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। बहुत खुशी है कि स्पुतनिक ने यहाँ काम किया, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए ट्रायल किया, जल्दी से आए और मिलकर एक अच्छा वैक्सीन बनाया। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। सरकार ने वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल में बदलाव भी किया है। अब कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर होगा। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि NTAGI ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखने की सिफारिश की थी, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। 3 महीने में ये दूसरी बार है जब कोविशील्ड के 2 डोजेस के बीच के दायरे को बढ़ाया गया है। मार्च में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच के अंतर को 4 से 8 हफ्ते का रखा था। इसके बाद इसे 4 से 6 हफ्ते, इससे पहले ये 4 से 6 हफ्ते का था। लेकिन एक बात और आपको क्लियर कर दें कि ये भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2 डोजेस के बीच के वक्त में बदलाव नहीं है, सिर्फ कोविशील्ड के वक्त में बदलाव किया गया है। काफ़ी साइंटिफिक डेलिब्रेशन हुआ है और अभी हो भी रहा है। एक कोविड वर्किंग ग्रुप है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन का, उसकी कोई 4 मीटिंग हो चुकी हैं, उसमें डिस्कशन काफ़ी हुआ है। उसके जो वैक्सीन के निर्माता भी हैं जो ऑक्सफोर्ड वाले, उनसे भी डिस्कशन हुआ, उनसे भी प्रेजेंटेशन किया गया और उनके पास कुछ नया डेटा भी आया, वो भी देखा गया और फिर ये STSC कमेटी में पेश किया गया और कल नेगवैक में भी फिर डिस्कस हुआ था कल इवनिंग में, और आज सुबेरे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन में भी डिस्कस हुआ है। वहीं कोरोना के संकट से निपटने के लिए सरकारें युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं और इसका असर भी अब देखने को मिलने लगा है। आज एक राहत की खबर आई है। कोरोना पॉजिटिव केसेस की रफ्तार भी कम हुई है और मौतों के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज की गई है। पूरे देश में कोरोना का सबसे ताजा अपडेट क्या है ये आपको दिखाएं, उससे पहले पिछले 24 घंटे की देश की कोरोना रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,37,000 से ज्यादा केसेस आए। मई में ये दूसरा दिन है जब एक दिन में केस की संख्या 3.5 लाख से कम आई है। पिछले 3 दिनों का कोरोना केस का ये ग्राफ देखिए। 10 मई को 3,29,000 केसेस आए, 11 मई को 3,48,000, 12 मई को 3,62,000 और 13 मई को 3,37,000 केस रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़ों में भी पहले के मुकाबले कुछ कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना अटैक से 3,886 लोगों की जान गई। इन मौतों के साथ साथ देश भर में मौत का जो आंकड़ा है वो 2,62,239 तक पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 3,37,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली। लेकिन एक आंकड़ा और है जो अभी चिंता का सबब बना हुआ है, वो है एक्टिव केसेस। देश में इस वक्त कोरोना के 37,02,000 से ज्यादा केसेस और
ऐसे हैं, वैक्सीनेशन का आलम यह है कि अब तक 17.7 करोड़ लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। आपने ऑल इंडिया कोरोना मीटर देखा, अब आपको राज्यों का अपडेट दिखाते हैं, जिसे देखकर पता चल पाएगा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी में कहां कोरोना के नए केसेस में लगातार कमी आ रही है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो राज्यों में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह कि दक्षिण राज्यों में डेथ रेट अभी कम है। सबसे पहले देश के सबसे बड़े कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र की 24 घंटे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 42,582 केसेस दर्ज किए गए और 850 लोगों की जान गई। दिल्ली में भी कोरोना की स्पीड कुछ कम हुई है। पिछले 24 घंटे में 10,489 नए केसेस आए हैं और इस दौरान 308 लोगों की मौत हुई है। और इसी तरह यूपी में 24 घंटे में 17,745 नए केसेस आए हैं, जबकि इस दौरान 277 मरीजों की जान गई। राजस्थान में 24 घंटे में 15,867 केसेस आए और 159 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर भारत में केसेस में कमी हो रही है, लेकिन गौरतलब है कि दक्षिण भारत में कोरोना की स्पीड अब तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 35,000 से ज्यादा मामले आए और 344 लोगों की मौत हो गई। केरल में तो केसेस में जबरदस्त तेजी आ गई है। एक दिन में 39,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 97 लोगों की डेथ हुई। तमिलनाडु में केरल से केस कम है, लेकिन यहाँ 24 घंटे में करीब 300 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और 89 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सीएम पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में केरल में ऑक्सीजन की कमी की आशंका को देखते हुए सप्लाई बढ़ाने की मांग की गई है। राज्य ने केंद्र से 450 मैट्रिक टन रोजाना के आधार पर ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है। आंकड़े सुधर रहे हैं क्योंकि इंतजाम में सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की जान न जाए, इसके लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई का हर पल का अपडेट जानने के लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑक्सी ट्रैकर ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऑक्सी ट्रैक पोर्टल ऑक्सीजन की मांग, टोटल सप्लाई, गाड़ियों की लाइव लोकेशन, ऑक्सीजन की खपत की हर जरूरी जानकारी मुहैया कराएगा। ऐप के जरिए अस्पताल ऑक्सीजन की रियल टाइम ऑनलाइन डेटा भेज सकेंगे। इनकी मांग सीधे कंट्रोल रूम पहुंचेगी। ट्रैकिंग के लिए और एक कमांड और एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बीच गंगा में बहते हुए शव मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका उन मौतों की जांच के लिए उनकी मांग की गई है जिनके शव बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बहते पाए गए थे। इस याचिका में केंद्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि नदी में बहते पाए गए शवों का पोस्टमार्टम किया जाए ताकि मौत के कारण का पता चल सके। याचिका में कहा गया है कि बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में करीब 100 शव बहते पाए गए। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, बिहार और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। कोरोना के कहर के बीच एक तरफ जहां देश भर के डॉक्टर्स भगवान बनकर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में एक कलयुगी डॉक्टर जिंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन की सौदेबाजी करता पकड़ा गया। मामला पटना के शास्त्री नगर मोहल्ले का है, जहां पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी कर सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। ऑक्सीजन के इस कालाबाजार का पटना के एक निजी अस्पताल का डायरेक्टर डॉक्टर अबुल वफा ही चला रहा था। महामारी के बीच ये धंधेबाज एक सिलेंडर 50-50 हजार रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने छापेमारी में इनके पास से एक जंबो सिलेंडर सहित छोटे बड़े कई सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस की पूछताछ के दौरान रैकेट में शामिल डॉक्टर के 2 और साथी गिरफ्तार किए गए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना काल में कैसे मनाई जा रही ईद। दुनिया भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। भारत में इस समय कोरोना का संकट भी चल रहा है, जिसे देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की है। आज सुबह से ही मस्जिदों में नमाज भी अदा की जा रही है। रुक करेंगे हमारे संवाददाता अतुल भाटिया का। अतुल, आज खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में ईद के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कैसे किया जा रहा है? ईद के इस पर्व को कैसे मनाया जा रहा है? क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए ज्योति, मैं इस समय जामा मस्जिद पर मौजूद हूं और यहाँ पर आप हालात देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जो है वो ईद की नमाज के दिन होते हैं, लेकिन आज पूरे तरीके से मस्जिद जो है वो यहाँ पर खाली है। सुबह 6 बजे जो अहमद बुखारी जो कि इमाम है यहाँ के, सैयद अहमद बुखारी, वो यहाँ पर पहुंचे थे। 7 से 8 लोग उनके साथ थे, मस्जिद का स्टाफ था और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की। और जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु लगातार ये बात कह रहे थे कि जो लोग हैं वो अपने घरों से ही ईद की नमाज अदा करें, लोगों ने इसको फॉलो किया। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर देखने को मिली। लोग जो है वो
मस्जिद की तरफ नहीं आए। बाहर जो है वो पुलिस का काफी सुरक्षा इंतजाम काफी कड़ा था। लोग ये देखा गया कि अपने घरों से ही ईद की नमाज अदा कर रहे थे। बिल्कुल अतुल, बहुत अच्छी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। जो इससे पहले मार्केट की तस्वीरें सामने आई थी वो डरा देने वाली थी, लेकिन आज आप जामा मस्जिद की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां हर बार ईद पर नमाज अदा करने के लिए भीड़ होती थी, आज पूरी तरह से खाली है क्योंकि लोग घरों में रहकर ईद मना रहे हैं। शुक्रिया अतुल पूरी जानकारी के लिए। यूपी में कोरोना के हालात को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड जीरो से योगी आदित्यनाथ का प्रण, दिखाएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।